बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। सीएम धामी से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी बधाई। धर्मांतरण व लव जिहाद मामलों पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड में लव जिहाद पर अंकुश को कानून में होगा संशोधन, प्रदेश का भू कानून सबसे बेहतर। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल बोले, सरकार चाहे तो हम वैली ब्रिज बनाने को तैयार। उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले, 26 हुए स्वस्थ। अब तक संक्रमित 7,339 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में अभी बारिश से निजात मिलने की नहीं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राज्य में अगले 2 दिन बारिश के आसार। आज घर घर में विराजेंगे गणपति, मंदिर में सजे पंडाल, चारों तरफ बप्पा मोरिया की जय जयकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज सुबह 10:15 पर पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:15 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे सीएम धामी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से करेंगे मुलाकात। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से करेंगे मुलाकात। 11:30 बजे सीएम दामिनी पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम धामी। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। आईसीयू बेड व ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। 2:50 तक विधायक प्रदीप से होगी मुलाकात। 3 बजे सीएम सिटकुल के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचेंगे। 5:15 पर देहरादून के लिए होंगे रवाना। 5:15 पर देहरादून के लिए होंगे रवाना। 2:50 पर विधायक प्रदीप बन्ना के आवास पर रहेंगे सीएम। 3 बजे सिटकुल के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचेंगे सीएम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भेंट करेंगे सीएम। आईसीयू बेड व ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12:15 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 2:50 तक विधायक प्रदीप बन्ना के आवास पर रहेंगे सीएम। तो लगातार 5:15 पर सीएम का कार्यक्रम और तमाम कार्यक्रम यहां पर लगे हुए हैं। हमारे साथ संवाददाता अशोक कुमार भी बने हुए हैं, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ ताजा जानकारी है। अशोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रियंका। जी अशोक, जानकारी आपसे चाहेंगे कि सीएम का जो देहरादून का कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, नेहरू स्टेडियम से लेकर विधायक के भी घर पे पहुंचेंगे। क्या है पूरा कार्यक्रम और कितने बजे से शुरुआत होगी? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार का रहने वाला है और वो हरिद्वार के लिए रवाना भी हो चुके हैं, जहां पर वह आज तकरीबन 10:15 बजे के आसपास पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे और इस दौरान स्वामी रामदेव और पतंजलि के जो सीईओ है आचार्य बालकृष्ण से इस दौरान वह शिष्टाचार भेंट करने वाले हैं और इसके बाद वह सीधा 12:30 बजे के आसपास रुड़की के उप जिला चिकित्सालय पहुंचेंगे, जहां पर आईसीयू बेड का शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट है जो, इसका भी वे आज सीएम धामी शुभारंभ करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना की सेकंड वेव के दौरान देखा कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिली, जिसको लेकर सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि हर एक जिले में ऑक्सीजन एक प्लांट लगाया जाएगा। ठीक उसी तरह आज एक रुड़की में भी लगाया गया है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। इसके बाद ठीक तकरीबन 12:30 बजे के आसपास में नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर विभिन्न विकास योजनाओं का आज वह लोकार्पण करने जा रहे हैं।
ठीक इसके बाद 2:30 बजे के आसपास, जो भी अब तक हमें जानकारी मिल पा रही है, 2:30 बजे के आसपास वह विधायक प्रदीप बन्ना के आवास पर रहकर रहेंगे और ये तकरीबन 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो जो रुड़की का जो सिडकुल का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर आज वह जाएंगे और इस दौरान जो राज्य बीमा निगम अस्पताल है उसका वह आज शुभारंभ करने वाले हैं। आखिर में जाकर वह तकरीबन 5 बजे के आसपास देहरादून के लिए रवाना होंगे और अपने मुख्यमंत्री आवास 5:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। और इस दौरान रोजाना की तरह जिस तरह से वह अपने शासकीय कार्य को पूरा करते हैं, ठीक उसी तरह आज भी वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो काफी टाइट कार्यक्रम यहाँ पर सीएम धामी का रखा गया है, अलग अलग जगहों पर लोगों से मुलाकात करेंगे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण करने की जो आपने बात की है, इन योजनाओं के बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या फायदा जनता को, उत्तराखंड की जनता को खासतौर से होगा इन योजनाओं के द्वारा? देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह से रुड़की में आज जो एक लोकार्पण होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज खुद मुख्यमंत्री धामी करने वाले हैं, आईसीयू बेड को लेकर और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत भारी मात्रा में देखने को मिली, लोगों को काफी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा भी कर दी गई थी कि जिस तरह से लगातार ये आशंका हम देख रहे हैं कि लगातार विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है कि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, उसी को लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। ठीक, और ये सरकार द्वारा ये बात भी कह दी गई थी कि हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा, कि ताकि लोगों को जो परेशानियां दूसरी लहर के दौरान देखने को मिली है वो अब न देखने को मिले। ठीक उसी तरह आज एक रुड़की में भी ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, जिसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ कर कह सकते हैं एक बड़ी सौगात जनता को देने जा रहे हैं। जी, इसके अलावा अशोक, हरिद्वार में जिस तरह से जानकारी है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ चर्चा होगी इस मुलाकात के दौरान? देखिए, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से आज हम शिष्टाचार भेंट करने वाले हैं और इस दौरान बात करें कि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां, और लगातार क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेदिक की और भी जनता का एक तरफ रुझान देखने को मिला, हालांकि जो कह सकते हैं सरकार द्वारा लगातार इस पर रहकर तैयारियां की जा रही है, लेकिन इसको लेकर आज पतंजलि योगपीठ खुद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इस दौरान जब मौजूद होंगे तो उनसे भी कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो लगातार काफी टाइट कार्यक्रम रखा गया है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करने के बाद रुड़की उपजिला चिकित्सालय भी पहुंचेंगे, तमाम बेड का निरीक्षण करेंगे। अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आईसीयू बेड व ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे। 12:15 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे, विधायक के घर भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसके बाद तमाम कार्यक्रमों के समापन के बाद लगभग 5 बजे के बाद वो देहरादून के लिए फिर से रवाना होंगे। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर आ रही है। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटों के अंदर हो सकती है भारी बारिश। राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश की दी गई चेतावनी। मौसम विभाग ने भूस्खलन होने की भी दी चेतावनी। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटों के अंदर हो सकती है भारी बारिश। राज्य में 11 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। और इसके बाद अगली खबर लालकुआं से आ रही है। लालकुआं और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश, तेज बारिश से फिर उफान पर नदियां। तेज बारिश से फिर उफान पर नदियां, भारी बारिश से सड़कों में भरा पानी। भारी बारिश से सड़कों में भरा पानी, बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। भारी बारिश से सड़कों में भरा पानी, बारिश से जनजीवन प्रभावित। तेज बारिश से फिर उफान पर नदियां, भारी बारिश से सड़कों में भरा पानी। लालकुआं से खबर, लालकुआं और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते लोग परेशान। तेज बारिश से उफान पर नदियां,
इसके बाद अगली खबर लक्सर से आ रही है। बाणगंगा नदी में धड़ल्ले से हो रहा है खनन। रात के अंधेरे में खनन माफिया दे रहे हैं खनन के काम को अंजाम। रात के अंधेरे में खनन माफिया दे रहे हैं खनन के काम को अंजाम। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया शय देने का आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया शय देने का आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया शह देने का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। लक्सर से खबर बाणगंगा नदी में धड़ल्ले से हो रहा है खनन। रात के अंधेरे में खनन माफिया दे रहे हैं काम को अंजाम। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया शह देने का आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया शह देने का आरोप। लक्सर से खबर बाणगंगा नदी में धड़ल्ले से किया जा रहा है खनन का काम। 4 दिन से लगातार बाणगंगा नदी में हो रहा है खनन। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर महिला गौरी शक्ति व पब्लिक आई ऐप का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ सीएम ने गंगोत्री प्रथम पर्वत शिखर समिट करने जा रहे हैं एसडीआरएफ के पर्वतारोही दल को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया। वहीं पुलिस विभाग ने सीएम धामी के सामने विभाग द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य में क्या योजना है उसका प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रस्तुतिकरण में ये बात भी सामने आई है कि बीएससी के जवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रकों में जाना पड़ता है और अब पीएसी के जवानों के आवागमन के लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो बदमाश पकड़े जाते हैं उनकी इनामी राशि को भी बढ़ाया जाएगा। देखिए, तो किसी भी विभाग में अगर कोई मामला आता है तो हमने कहा था, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार में कोरोना की जांच पर जो प्रकरण आया था, आप सबके सामने मैंने उस समय भी कहा था, अगर कोई भी जांच अगर हम करवाते हैं उसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। उनको किसी भी इमरजेंसी में अगर वो SOS बटन दबाते हैं तो बटन दबाने से उनको कॉल बैक आ जाएगा। उनकी लोकेशन कहाँ है, उनके नियरेस्ट कौन सा थाना चौकी है, अगर उनको कोई मोबाइल पुलिस की आवश्यकता हो तो तत्काल मोबाइल पुलिस रिपोर्ट कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस ऐप में हैं और अगर उनको कोई फ़ोटो वीडियो अपलोड करना है, कुछ भी अपनी कंप्लेंट करनी है, वो भी सारी इस ऐप के माध्यम से हो जाएगा। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी कोसी नदी में बीते दिनों पूर्व ट्रैक्टर से नदी पार करते हुए ट्रैक्टर पलट जाने से लापता हुई मां का शव बीते रोज मिलने के बाद लापता उसकी 7 वर्षीय बेटी का शव भी घटनास्थल से 7 किलोमीटर आगे कोसी पुल के पास बरामद कर लिया गया। सूचना मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से मासूम के शव को नाव के सहारे किनारे पर बाहर निकाला। इस दौरान मृतक बच्ची के पिता ने मासूम के शव की शिनाख्त की। 2 दिन पूर्व मानकी घाट पर एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक माँ और बेटी उसमें बह गए थे और कल हमने इसमें रेस्क्यू चलाया था, जिसमें कल हमें माँ का शव मिल गया था। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आज लगातार इसमें रेस्क्यू चल रहा था और आज भी हमें इसमें जो बच्ची है उसका शव भी बरामद हो गया है और इसमें हम लोग पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज रहे हैं। शीघ्र ही इसमें तहरीर आ रही है, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। काशीपुर के अवैध कॉलोनाइजरों की नींद उड़ी हुई है। प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 64 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके एवज में 34 के खिलाफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है, जिसमें से लोगों ने प्रशासन के अनुसार सेटलमेंट भी किया है। वहीं अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाने के मूड में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लगातार ही प्रशासन की जेसीबी अवैध कॉलोनियों पर निशाना साधे हुए है। एक प्रॉपर्टी थी आशीष मित्तल जी की बाजपुर रोड पे आलू फार्म के पास। वहाँ पे उनको हम लोगों ने पहला नोटिस जनवरी में दिया था इलीगल प्लॉटिंग के संबंध में। उसके बाद उनको लगातार नोटिस जारी किए गए, मगर उनके द्वारा कार्यालय में आकर कोई भी अपना उपस्थिति ना देकर और कोई भी अपना स्पष्टीकरण ना दिए जाने के संबंध में कुछ भी नहीं अवगत कराया गया, जिसको लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित कर दिया गया था। 30 दिन का उनको पूरा टोटल टाइम दिया गया। उसके बाद भी आके उन्होंने OTS जो हमारी स्कीम चल रही है उसका लाभ नहीं उठाया, तो इसको कल हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण कर दिया था।
भाजपा के वरिष्ठ नेता नैनीताल परिक्षेत्र के पूर्व सांसद बलराज पासी का नया पासा किस ओर पड़ने वाला है, इसको लेकर काशीपुर विधानसभा में हलचल मची हुई है। पासी का पासा भाजपा के कई दिग्गज दावेदारों के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ रहा है। जहां एक ओर वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें बनी हुई, तो वहीं दूसरी ओर दावेदारों की लंबी फेहरिस्त तैयार है, जो पासी की दावेदारी से भाजपा नेताओं में खलबली मचा रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कल जिला हरिद्वार का दौरा रहेगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी रुड़की पहुंचेंगे। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट व आईसीयू का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधायक प्रदीप वन्ना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी रुड़की में प्रथम बार पहुंचेंगे, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उनके आगमन पर युवाओं में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रुड़की की सभी जनता जो है उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करेगी और जगह जगह हम लोगों ने झंडे लगाए हैं, पुष्प वर्षा होगी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर विकास कार्य की घोषणा करें और यहाँ पर जो है बढ़िया कार्यक्रम होगा और आने वाला जो उत्तराखंड है वह नया रूप लेगा। उत्तराखंड भाजपा में चल रहे विवाद के बाद आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस गोत्र के नेताओं के बीजेपी में जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे पहले इस बात का आभास था कि बीजेपी में कांग्रेस जैसा सम्मान नहीं मिलने वाला और ये हो भी रहा है। उन्होंने बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की पार्टी से चल रही नाराजगी पर कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधायक काऊ को समझना होगा कि उन्हें बीजेपी में कांग्रेस जैसा सम्मान मिलना असंभव है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनसे किसी बीजेपी विधायक या मंत्री ने संपर्क नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जरूर बीजेपी के एक नेता ने संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि अभी नाम बताने की स्थिति में नहीं है, समय आने पर जरूर उसका खुलासा किया जाएगा। नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर अंदर खिचड़ी बहुत पक रही है। और उमेश शर्मा काऊ मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र रहेंगे। मित्रता अपनी जगह है और राजनीतिक सोच अपनी जगह है। मैं जब ये लोग कांग्रेस छोड़ने की जब मुझे सूचना मिली 2016 में, मैंने उस दिन भी उमेश शर्मा काऊ जी को बहुत समझाया था, लेकिन अफसोस है कि वो मेरी बात उस समय नहीं माने और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों में फंस गए। अब आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और संगठन से उमेश शर्मा काऊ जी ये उम्मीद करें कि ये सम्मान, जो सम्मान कांग्रेस में उन्हें था, वो सम्मान वहाँ मिल सकता है, तो ये असंभव है और वो अपने को स्वयं झूठी दिलासा दे रहे होंगे अगर ऐसा वो समझते हैं तो। उन्होंने मेरे से कोई, जो आपने प्रश्न किया, मेरे से कोई संपर्क ऐसा किया नहीं कि वो ऐसी कोई बात है, या जिन दो लोगों का नाम तैर रहा है इन चर्चाओं में, किसी ने मुझसे ऐसा संपर्क नहीं किया। पर मेरी ये जानकारी है कि इनमें से एक व्यक्ति ने हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क किया गया है उन्होंने हाईकमान को इसकी सूचना दे दी। नानकमत्ता गुरुद्वारे में प्रबंधक कमेटी के आगामी चुनाव को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बैठक का आयोजन किया है। वहीं पूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रीतम सिंह संधू ने आयोजित बैठक का विरोध किया। उत्तराखंड उधम सिंह नगर के तीर्थ स्थल नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगामी चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी मेंबर व पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पर प्रधान सेवक सिंह ने बताया कि इस बैठक का आयोजन आने वाले चुनाव को लेकर किया गया है, जिसमें होने वाले चुनाव में नानकमत्ता से एक स्थानीय कमेटी मेंबर जरूर चुना जाए, इसको लेकर वार्ता की गई है। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, इसलिए हमने 1 तारीख को एजेंडा जारी करके अपनी पूरी कमेटी को इन्फॉर्म किया था, एजेंडा भेजा था कि नई कमेटी की चुनाव पर विचार करने के लिए। तो उसमें से हमारे 16-17 मेंबर जब हम दूर पहुँचे, उन सभी 16-17 मेंबरों ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किया कि हमारी चोन
समय से होनी चाहिए। हम सब अभी सहमत हैं और जो पिछली हमारी मीटिंग थी उसको भी उन्होंने अनुमोदन किया। उस मीटिंग में हमने कुछ विधान में अमेंडमेंट करी थी और आज की मीटिंग में भी ये तय हुआ कि हम सभी मेंबर अकाल तख्त को समर्पित हैं। जो आदेश काल तख्त का आएगा हम उसको फाइनल आदेश पर अग्री होगा। देखिए, आज जो बैठक थी वो कार्यवाहक सरदार धन्ना सिंह जो है उनके द्वारा बुलाई गई थी, जो कि असंवैधानिक थी, क्योंकि सरदार धन्ना सिंह के पास कानूनन तौर पर कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक को बुला सकें। वो एक हमारे ऊपर यहाँ तो इन लोगों ने झूठा मुकदमा दायर करवाया था, उसके जमानत लेने तक में बाहर था, जिसलिए व्यवस्था की गई थी कि कार्यवाहक तब तक कार्यालय का काम जो है लंगर का ना रुके, इसलिए व्यवस्था की गई थी। और चूँकि मैं 23 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी जो जमानत वो स्वीकृत हो गई है और मैं आज यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। और जो हमारे उप निबंधक महोदय कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ था वो ये हुआ था कि जब तक आप वहाँ पर उपस्थित नहीं होते तब तक के लिए ये प्रोविजनल व्यवस्था चलाने के लिए इसको रखा गया था। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हमारे आने के बाद हमारे माननीय सदस्य लोग सारे उपस्थित हैं और वो उन्होंने आज की बैठक जो है निरस्त कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा विधायक प्रदीप बन्ना, भाजपा जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी का और जनपद हरिद्वार का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योग पीठ में सर्वप्रथम वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके उपरांत उनका रुड़की आगमन होगा। रुड़की में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य रूप से हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वो सब हमारा रेडी है। और इसके बाद स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा और भगवानपुर विधानसभा के जो कुछ निर्माण कार्य पहले हुए हैं उनका लोकार्पण भी यहाँ किया जाएगा, और साथ ही साथ जो नए काम होने हैं उनका शिलान्यास होगा। बात करेंगे अगली खबर की। रुद्रपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार अपने आप को साफ छवि की सरकार बताकर जनता को गुमराह कर रही है। रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश की मंत्री रेखा आर्य का पुतला फूकते हुए कहा कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार के नाम पर सरकार लूट रही है। राज्य की सरकार में युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन केंद्र व राज्य की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ ही चुनावी रण में विजय पाने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता में काबिज होगी। ये बीजेपी सरकार का पुतला दहन हुआ है, जो उसने यहाँ ठगी की है उत्तराखंड के युवाओं के साथ। और अभी जो फिलहाल में नौकरियों में जो धांधली हुई है, अभी वो एक बहुत बड़ा जो है उसमें खुलासा हुआ है। हमारे माननीय जो हमारे सीएम पद के उम्मीदवार हैं अजय कोठियाल जी, 25,000 रुपये रिश्वत दे के उनकी नौकरी लगी और उनसे कहा गया कि चंपावत आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो ये जो एक घूसखोरी का सिलसिला चल रहा है और जो ये बीजेपी सरकार जो अखंड में डूबी हुई है भ्रष्टाचार के, इसको बदलने के लिए इस बीजेपी सरकार का पुतला हमने फूका है। जनता का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है और आम आदमी पार्टी इस एजेंडे को प्रमुखता के साथ उठा रही है।
सितारगंज के सिरकुल रोड पर डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों ही युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के दौरान एक को मृत घोषित कर दिया तो दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों ही युवक सितारगंज से सटे गाँव पंडरी के रहने वाले थे और सिरकुल में अपने घर लौट रहे थे। बस 2 लोगों को लेके आया गया था एक स्वाड द्वारा, जिसमें से एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई थी, उसको यहाँ मृत लाया गया था, और दूसरा काफ़ी घायल था तो उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया है। ये दोनों लोग पंडरी के रहने वाले थे। नैनीताल में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाले ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को लेकर श्रीराम सेवक सभा में बैठक की गई। सचिव जगदीश बवाणी ने बताया कि 11 सितंबर को महोत्सव का शुभारंभ होगा और 12 सितंबर को मूर्ति निर्माण के लिए दल कदली वृक्ष लेने के लिए ज्योल कोट के लिए प्रस्थान किया जाएगा। 13 सितंबर को मंदिर प्रांगण में नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोला जाएगा। सरकार के द्वारा कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार ही श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर दर्शनों की अनुमति प्रदान की जाएगी। वहीं मेला आयोजन समिति के द्वारा नगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लाइव दर्शन की व्यवस्था भी की गई। इस वर्ष हम जो है हमारा कदली वृक्ष जोलीकोट के सड़िया ताल गांव है, वहां से हम इसको लेके आएंगे। 11 तारीख को जो है कदली वृक्ष का जो हमारा दल है उसको लेने जाएगा और 12 तारीख को हम उसको नैनीताल वापस लाएंगे। वहां से जो है नैना देवी मंदिर में उसकी पूजा अर्चना की जाएगी और 13 तारीख को उसी कदली वृक्ष से मूर्तियों का निर्माण होगा। 14 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जो है इसकी देवी की पूजा अर्चना करने के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए इसको जो है दर्शन के लिए हम लोग इसको खोल देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा